राशिद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईद उल अज़हा पर हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और मेरी जानिब से जितने भी देखने वाले हैं जियो को और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जहाँ पे भी देख रहे हैं सबको ईद मुबारक हो। और बड़ा मौका होता है ये, और इसमें बहुत से लोगों का ख्याल किया जाता है। जैसे रमज़ान एक हमारा मुक़द्दस महीना है, इसी तरह से यहाँ पे ये त्यौहार जो है ये हम लोगों को, अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत यादगार बनाए। ये जो बच्चों की आपने बात की, तो ये जो आज आप ड्रेस पहन कर आए हैं, वास्केट और वाइट कलर का शलवार सूट, ये भाभी ने आपको ख़रीद कर दिया है? बच्चों की फरमाइश है? ये मेरा अपना है, अपनी चॉइस है। ये मुझे पता है कि आप बुलाएंगे तो फिर मैं ये कपड़े पहन के आऊँगा। नहीं होता है ना कभी, हाँ, नहीं जा रहे होते हैं तो भाभी की मर्जी से आप जो है वो भाई कपड़े मेरे ना भाभी की, मेरी वाइफ की मर्जी के होते हैं भाभी हाँ, उन्हीं की मर्ज़ी के होते हैं। और उसके अलावा बहुत कम होता है कि मैं कुछ कपड़े पहनूं और अपनी मर्ज़ी से। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जो आपने कहा कि ख्याल रखना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जियो की स्क्रीन पर जब आप आते हैं तो आप बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। ज़रा मुझे ये बताइए कि ये कुर्बानी के हवाले से, और आपने बड़ी अच्छी बात की सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से कि लोगों का ख्याल रखना चाहिए, माह रमज़ान मुबारक में ईद उल फ़ितर पर भी अपने अज़ीज़ व अकारिब का ख्याल रखना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। ज़रा पहले तो ये जानने की कोशिश करूँगा कि जब क्रिकेट में नहीं आए थे तो अब्बा की अम्मा की उंगली पकड़ कर चला करते थे, तो कैसी ईद गुजरती थी? यार ईद तो बहुत अच्छी गुजरती थी। और बताइए आपको, मेरा जो बचपन है सारा मॉडल कॉलोनी, मलिर, बाउट गोट, जाफ़र तैयार तो उस वक्त था भी नहीं, वो इलाका था हमारा। और बकरीद में अक्सर हम बकरा पीड़ी जाते थे, चटाई ग्राउंड, के बड़े मशहूर जगह हैं यहाँ पे, जलसे भी हुआ करते थे एक ज़माने में। लेकिन बड़ी यादें हैं लियाकत मार्केट से हमारी कि हम जा रहे हैं रात में, चांद रात में, ईद वाले दिन कपड़े लेने, जूते लेने, और एक ही तरह के जूते और चप्पलें होती थी भाइयों की। और अभी आजकल देखते हैं 2-3 भाई बहन एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं, तो अच्छा लगता है, वो बचपना याद आ जाता है। बकरीद में बहुत सारी यादें हैं। चले, आपने बोला बकरीद में बहुत सारी यादें हैं, ईद उल अज़हा की हम बात कर रहे हैं तो कुछ यादें हमारे साथ शेयर कर लें। कोई ईद पर आने वाला वाक़या जो आज भी दोस्तों में बैठते हैं, बहन भाइयों में बैठते हैं, जब उसको दोहराते हैं तो एक मुस्कुराहट जो है और आपका रिकॉर्ड लगता है? एक तो नहीं, मेरा रिकॉर्ड नहीं लगता। इसमें ज़माने में 400 रुपये का दुम्बा लिया था, शायद हम लोग गए थे वहीं से। चले, आप तो फिर भी काफ़ी नए दौर के सिक्कू भाई ने तो 50 रुपये, हाँ 50 रुपये का बताया था, लेकिन वो 1968 की बात कर रहे थे, मैं 1975 77 की बात कर रहा हूँ, तो फ़र्क तो आ गया था। दुम्बा लेके आए, हमने रात में रखा और सुबह वो गायब हो गया था। हाँ, फिर दूसरा लतीफ़ का दुम्बा गायब। हाँ, उस ज़माने में घर में कहाँ दरवाजे खिड़कियाँ होते थे, ला के रखा था। मॉडल कॉलोनी में नया नया इलाका था, हम लोग वहाँ से घर से अपने एयरपोर्ट साफ नज़र आता था, कोई घर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, चंद मकानात थे। जहाज में बैठा कर तो नहीं ले गया उसको? उस ज़माने में हम जाते थे, एयरपोर्ट भी जाते थे, बकरियाँ चराने, बकरे चराने लेके जाते थे। तो वो ज़माना अब कहाँ पे आ सकता है, बड़े ग्राउंड से हमारे क्रिकेट के भी, लेकिन वो चोरी हो गया था। और बाद में क्या होता था, सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ होती थी, किसी की गाय भाग जाए और रात में लोग भागते थे उसके पीछे, वो अभी भी नज़र आता है। अभी सोशल मीडिया पे रील चल रही थी कि 2 गाय एक मोटरसाइकिल लेके भाग गई। तो ये एक सवाल है आपके लिए, वो लोगों के लिए, ये गाय सिर्फ ईद पे भी भागती हैं? ईद वाले दिन रात वाले भागे जा रही हैं। अरे वैसे तो नहीं भागती हुई नज़र आती हैं आपको। तो एक अच्छा टाइम गुजरा वाला भी, और अभी भी अच्छा गुजरा है। वह मतलब वैसे आप ये सवाल कर भी सकते थे कि गाय क्यों भागती है, बकरे क्यों नहीं भागती? नहीं, बकरे छोटे होते हैं वो पकड़ लेता है। लेकिन एक चीज़ है, इसकी ख़ास बात जो एक मैसेज है, वो देखिए, गोश्त वैसे ही इतना महंगा हो गया है। ये कुर्बानी का मतलब, एक तो कुर्बानी देनी है, और दूसरा गोश्त हर कोई खा नहीं पाता आजकल के दौर में। लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने नहीं खा पाते। तो जितना भी हो सके आप बाँटें, गरीबों में, रिश्तेदारों में और हमसायों में, हर जगह बांटना होता है। लेकिन जितना हो सकता है लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको बांटने का हुक्म है। अच्छा, आज हमने सोचा है कि हम क्रिकेट की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि हमारी टीम ने कुछ सवालात रखे हैं और उन सवालात को भी प्रोग्राम में लेकर चलना है, उस हवाले से गुफ्तगू भी करनी है। तो राशिद लतीफ़ साहब, अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ, अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या विकेट कीपर ही बनना चाहेंगे, या एक क्रिकेटर की हैसियत से किसी और फील्ड में जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं, विकेट कीपिंग के लिए ही राशिद लतीफ़ बना है और दोबारा भी बनेगा तो विकेट कीपिंग ही करेगा? एक ही काम मुझे लगता है कि मुझे आता था, वो विकेट कीपिंग थी।
अल्लाह की देन थी। वो उस वक्त जब खेलता तो कुछ कमियां रह गई थी, तो सोचता हूँ कि यार ये नहीं सीख पाया, ये नहीं कर पाया, तो दोबारा भी अगर जैसे आपने कहा कि मिले ज़िंदगी और क्रिकेट में ही, तो मज़ीद बेहतर करूँगा अपनी विकेट कीपिंग की टेक्निक को। अच्छा, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा राशिद लतीफ़ साहब, के सुना है कि ड्रेसिंग रूम में शरारतें बड़ी हुआ करती थी। आपने मॉडल कॉलोनी का जिक्र किया, मलीर का जिक्र किया, सईद अनवर साहब आपके साथ हुआ करते थे। जी सईद भाई बहुत शरारती, वो मेरे अलावा सबको डांटते क्या मतलब कि दो मशहूर बॉलर हमारे बैट्समैन इंजमाम और मुशी दोनों को आड़े हाथ लेते थे, लेकिन मजाक में, ऐसा नहीं है। और बहुत रिस्पेक्ट सईद की हर टीम वाले करते थे। लेकिन अभी भी सईद से मिले तो वही सोच है सईद की, और काबिल एहतराम हम सबके लिए हैं वो। और आजकल हज पे वो गए हुए थे, तो वापस आएंगे, फिर मुलाकात करेंगे उनसे। दैट्स वंडरफुल। तो राशिद लतीफ़ साहब, करियर में कोई ऐसा मैच जो आप दोबारा खेलना चाहेंगे और नतीजा? बेंगलोर अधूरी कहानी है वो, और वो कभी कभार अभी तक अफसोस होता है। कुछ मैचेस होते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं छोड़ते। बेंगलोर का तो वो मैच था, शायद वो जितवा सकते थे हम लोग, और नहीं जीत पाए। अच्छा, एक तस्वीर हमने आपके लिए रखी है, ज़रा ये तस्वीर देखिए और ज़रा बताइए कि मसल्स आपके ऐसे ही थे या बॉडी बिल्डिंग वगैरह की है? नहीं, ये तो नेचुरल है। मैंने कभी जिम में नहीं गया। ये फ्लेक्सिबल, क्योंकि कीपर को अपने मसल्स फ्लेक्सिबल रखने। ये जोहान्सबर्ग की है, हम लोग 2003 के वर्ल्ड कप की ट्रेनिंग सेशन है ये, और इनको शायद मैं बता रहा था थ्रो ऐसा किया करो, तो सब खड़े हुए देख रहे हैं ना, तो कोचिंग भी कर रहे। तो ये यादगार टूर था हमारा। हार गए थे, लेकिन बहुत गर्मी थी जो बग में, तो वहाँ पे कोई फील्डिंग सेक्शन हो रहा था, उसमें कुछ को बता रहा था कि ऐसे फील्डिंग किया करो, ऐसे थ्रो किया करो। अच्छा, क्या बात है। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस और स्पीडिस्टर शोएब अख्तर, इन तीनों को विकेटों के पीछे आपने कलेक्ट किया, उनकी गेंदों को कलेक्ट किया। ज़्यादा मुश्किल किसके ऊपर विकेट कीपिंग होती थी? जब बॉल हाथ में आकर लगता था तो लगता था कि यार कुछ आया है। शुरू में डर लगता था, मुश्किल नहीं हुई। वसीम भाई से डर लगता था, क्योंकि बिग नेम था, वर्ल्ड कप जिता के आए हुए थे। उसके बाद मैं टीम में आया था ना, और ये सोचता था यार उनके बॉल पे कैच ना छूट जाए। विकी का तो ये था, हम यूबीएल के साथ खेलते हुए आ रहे थे ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसीलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस डबल कर दी थी कि मुझे कैच ना छूट जाए वसीम या वकार के बॉल पे। शोएब तो बहुत बाद में आए ना, और शोएब तेज़, बहुत फास्टेस्ट बॉलर गुजरे नो डाउट, और इसी में मोहम्मद शमी भी आए, वो तेज़ थे, बहुत लगती थी। शोएब और शमी की बॉल ना, आप ये कह सकते हैं हाथ पे आके लगती थी। बाकी दो लेजेंड का पता ही है आपको, वो ज़्यादा जब रिवर्स हो जाती है डंडों भी मारते। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जब आप विकेट कीपिंग करते थे शमी पे, शोएब अख्तर पे, वसीम अकरम पे या वकार यूनुस साहब के ऊपर, तो कुछ अपनी स्टेपिंग आगे पीछे करते थे या एक ही जगह खड़े होते? नहीं, वो शुरू के 2 ओवर में पता चल जाता था कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। और मैं मोस्टली अभी भी कीपर्स को मैं यही बोलता हूँ, थोड़ा 2-3 कदम आगे खड़ा करो। आप एंगल को नैरो कर देते, छोटा कर देते एंगल को। लोग पीछे खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, जो इंजरी आती है ना वो नीचे पीछे खड़े होने से आती है। उसकी रीज़न क्या है? बॉल जब आपको यूँ जा रही हो ना, उसी वक्त बॉल को कलेक्ट कर लें आप। बॉल जाते हुए नीचे जाना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब है कि आपके नीचे वाली उंगली पे बॉल लग सकती है। और इस पर काम भी किया लोगों ने, और ये बात फैक्ट है कि जितना दूर खड़े होंगे उतनी ज़्यादा बॉल लगेगी। लेकिन आप मैनेज करते हैं, आगे खड़े होते हैं। जैसे स्पिनर्स पे अभी टेस्ट मैचेस में होता है ना, 4-5वें दिन 1 कदम पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर बाउंस ऑन टर्न है तो उसमें आपको विजन क्लियर हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है। अगर आप वहीं बैठे हुए हैं और वहीं से अगर आप ब्रेक हो जाती है, बाउंस हो जाती है, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता उठने का, तो आप थोड़ा पीछे बैठा करें। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, क्योंकि मुश्ताक या सकलैन या दानिश ये मुश्किल बॉलर थे, आसान नहीं थे। 4थे दिन टी के बाद वो 5वां दिन पूरा ईजी नहीं था कीपिंग करना, तो अपने आप को मैनेज करना पड़ता था।